हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस बहुत प्रकार के होते हैं। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टाइप्स इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है कि कान में बहरापन है, डेफनेस है। जहाँ तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा होगा तो उसको डेफ कह देंगे। जहाँ फिर थोड़ा सुन सकता है, हार्ड टू हेयर, मतलब कि थोड़ा सुन सकता है, उसको हियरिंग एड से उसको नवाजा जाएगा, मतलब कि वो सुन सकता है, कुछ कर पाएगा विद। आपने सुना होगा बधिरों के लिए समाचार जो सुनाया जाता है, आप देखोगे उसमें बहुत धीरे से बोला जाता है, साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो हियरिंग हैंडीकैपनेस कहती है कि भाई जो व्यक्ति थोड़ा सुन सकता है, साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है, उसको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है हियरिंग हैंडीकैपनेस को दूर करने के लिए। दूसरा आता है विजुअल हैंडीकैपनेस। विजुअल मतलब देखने में प्रॉब्लम है, विजन में प्रॉब्लम है। जहाँ तो बिल्कुल ही अंधा होगा, ब्लाइंड कह देंगे उसको। जहाँ तो फिर थोड़ा लो विजन्स होगा, मतलब कि उसको क्या करेंगे, थोड़ा दिखाई देता होगा। तो थोड़ा दिखाने के लिए मतलब उसको एक तरीके का हम ग्लास पहनाएंगे, लेंसेज पहनाएंगे, पार्शली उसको थोड़ा मतलब ब्लाइंडनेस है तो हम क्या करेंगे, ब्रेल लिपि का यूज़ कर लेंगे। या फिर जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज़ होता है, जो लो विजन होते हैं उनके लिए लार्ज प्रिंटेड मटीरियल का यूज़ होता है। मतलब कि टीचर बड़े बड़े लार्जर अल्फ़ाबेट्स उसके लिए यूज़ करेगा सो दैट कि वो इजीली वो तैयार हो पाए इंक्लूजन के लिए। तो लोअर विजन हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। तो स्नेलन चार्ट होता है, उसके माध्यम से बच्चे को बताया जाता है कि भाई तुम ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो। मेंटल रिटार्डेशन आपने सुना ही होगा कि आईक्यू के बेसिस पे रिटार्डेशन हो जाती है। हम देखते हैं कि जो एवरेज चाइल्ड है वो पढ़ लेता है आराम से, बट अगर वो लो कैटेगरी में आ गया, मतलब उसके लो आईक्यू आ गया 50 से, मतलब 70 से जो नीचे वाले हैं वो माइल्ड होते हैं, जहाँ ट्रेनेबल होते हैं या सीवियर प्रोफाउंड होते हैं, जिनको हम पढ़ा सकते हैं। थोड़े जो होते हैं वो 50 से जो 70 वाले होते हैं उनको एजुकेशन दे सकते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन दे सकते हैं, 8 तक ही। 8 से ज़्यादा वो भी नहीं पढ़ पाते, माइल्ड होते हैं वो। फिर उसके नीचे अगर 50 से नीचे चले जाएँ, 40 30 तक चले जाएँ, तो वो ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको, मतलब कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। बचपन से ही उनसे एक स्पेसिफिक एरिया में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर अगर हम 40 से नीचे चले जाएँ तो 30 से 25 साल की जो उम्र के जो बच्चे होते हैं उसको कहते हैं सीवियर और या प्रोफाउंड। मतलब एक तरीके का उनको लाइफ कैसे जीनी है, एक इंडिपेंडेंट वो कैसे जी सकते हैं, छोटी मोटी जैसे कि कमीज़ के बटन कैसे लगाने हैं, खाना कैसे खाना है, और ब्रश कैसे करना है, ये सब चीज़ें सिखा दी जाती है। तो मेंटल रिटार्डेशन कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो कि न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन्स में। क्या होता है कि मदर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है बर्थ के टाइम में, या ड्रग्स एडिक्टेड है मदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, बर्थ के टाइम पे ऑक्सीजन का ना मिल पाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाना, जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। तो आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई। लर्निंग इज रिलेटेड टू द स्पेल, राइटिंग, रीड, अर्थमेटिक्स, कुछ भी चीज़ें जो कि दिमाग से रिलेटेड है। बच्चा लिख नहीं पा रहा है, स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, डिसलेक्सिया जैसी हमने तारे ज़मीन पर देखी होगी, जिसमें डिसलेक्सिया जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। आप सुन रहे होगे कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, या बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम होती है, उल्टे वर्ड्स दिखते हैं उसको, ए को बी पढ़ता है, बी को सी। नेक्स्ट इसमें आता है स्पीच डिसेबिलिटी। स्पीच में कैसे डिसेबिलिटी, तो बच्चा जब बोल रहा होता है, जब रीडिंग कर रहा होता है, तो टीचर उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कितना वो लॉन्ग डिस्टेंस ले रहा है, अपनी जो सेंटेंस 2 मिनट में बोला जाना चाहिए था उसमें हकला रहा है बच्चा, स्टैमर कर रहा है। एक तरीके का स्पीक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बच्चा कुछ ओमिट कर लेता है, मतलब उसमें से जो वर्ड्स होते हैं, द, लैंडमार्क या कुछ भी, उसको ओमिट कर देता है, बिल्कुल हटा ही देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है या सब्स्टिट्यूट कर देता है, अपने ही कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। और जो सेंटेंस बोल रहा होता है बच्चा, तो उसमें लॉन्ग गैप देखने को मिलते हैं, मतलब कि एक तरीके का स्टैमरिंग हो गया। डिसऑर्डर आता है वॉइस में, वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं आ पाती है बच्चे की, वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो पाती, आर्टिकुलेशन होता है कि साफ नहीं बोल पाता है, ऐसे वे ऐसे कुछ बोल रहा होता है। फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है, मतलब कि एक लयबद्धता तरीके से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता बच्चे का। मतलब कि जैसे मैंने बोला माय नेम इज़ विंती, तो माय नेम इज़ विंती मैंने फ्लुएंटली बोल लिया। अगर वो पता क्या माय 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 नेम इज़, मतलब एक तरीके का बच्चे का अगर 10 ईयर्स का हो गया है तो बच्चा अगर तब भी ऐसे कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको स्पीच डिसऑर्डर्स है, हकलाने की प्रॉब्लम है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी थी और अभी भी है शायद।
एनीवेज गाइस, मैंने पर्सनल हो गई बहुत ज़्यादा। सिक्स इसमें डिसेबिलिटी आती है ऑर्थोपेडिक, या लोकोमोटर कह सकते हैं कि बॉडी में जॉइंट्स में जब प्रॉब्लम होना शुरू होती है या बोन्स में मसल्स में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो मूवमेंट नहीं हो पाती है भाई, बॉडी में कुछ लिम्स का इधर उधर हो जाती है, खिसक जाती है, या ये एक्सीडेंटली भी होती है और कहीं ना कहीं बाय इसके लिए क्रचेस का यूज़ किया जाता है और व्हील चेयर आपको पता ही होगा, ठीक है, झूला झूलने के लिए एक्स्ट्रा नहीं बोलना होता है। आर्टिफिशियल लिम्स मतलब कि जो लिम्स होते हैं, एक तरीके का अंग जो होता है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है सो दैट कि वो अच्छे से खड़े हो पाएँ, अच्छे से बैठ पाएँ। क्रंचेस होते हैं जो बैसाखी नहीं होती है, जो ये व्यक्ति पैरों से नहीं चल पाता तो उसको हाथ के माध्यम क्रचेस के माध्यम से चलता है। ऑर्थोपेडिक वो हो गया, लोकोमोटर भी कह देते हैं, ऑर्थोपेडिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इमोशनल डिस्टर्ब बच्चे वो होते हैं जो कि काफ़ी मन से वो ऐसे इनसिक्योर होते हैं, डरे हुए होते हैं, एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, फियर्स होते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब कभी भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, कभी भी मारना शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके का इमोशनल डिस्टर्बेंस बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। ये कभी भी हो सकता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, एक दूसरे से एंजाइटी फील होती है, ये ज़्यादा बढ़ गया, ये पीछे रह गया, तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा। इसीलिए टीचर को चाहिए कि सबको इक्वली ट्रेस करे। जो बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख लेता है या बहुत अच्छे से बोल लेता है तो उसको ज़्यादा टीचर बोलना शुरू कर देता है यही बच्चा है, तो फिर हर चीज़ उसको ही प्रोवाइड की जाती है। हर दूसरे बच्चे जो हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए सो दैट कि वो भी इमोशनल डिस्टर्ब ना हो। इमोशनल मतलब इमोशन से रिलेटेड बच्चे की इनसिक्योर मतलब मेंटली टॉर्चर होना, एक तरीके का कंपटीशन को देखकर वो आपको इन्फीरियर फील करवाना, ये भी इमोशनल डिस्टर्बेंस बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। ये भी एक तरीके का स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से इस पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। तो आज के टाइम पे तो इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा बच्चे में देखने को मिलती है। गिफ्टेडनेस तो आप तो जानते ही हैं, गिफ्टेडनेस 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है इंटेलेक्चुअल ब्लाइट। इंटेलेक्चुअली ब्राइट चाइल्ड्स होते हैं जो कि जिनका आईक्यू लेवल जो होता है वो एवरेज से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो उनको बोरियत फील होती है, क्लासरूम में वो पढ़ नहीं पाते हैं। एक नॉर्मल बच्चे के साथ रिपीटेडली मैम रीडिंग करवा रही होती है, वही करिकुलम होमवर्क दे रही होती है, तो सेम चीज़ें उनको ऐसे फालूदा लगती हैं और एक तरीके का उनको इनरिच करने के लिए एक्सेलरेशन टेक्निक यूज़ की जाती है जिसमें करिकुलम में उनको कुछ डेप्थ वाली चीज़ें और उसमें रिसर्चेस काइंड ऑफ उसमें बच्चे को बताया जाता है कि तुम ऐसे पढ़ो, उसमें और पढ़ो मैं भी कहीं ना कहीं स्पीच डिसऑर्डर है मेरे अंदर। एक्चुअली इंटेलेक्चुअली ब्राइट जो होते हैं बच्चे वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अच्छा काम भी कर सकते हैं अगर उनको एक प्रॉपर इनरिचमेंट प्रोग्राम के तहत उनको करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली, उनको कुछ रिसर्चेस जैसी चीज़ें करने को मिली, चाहे उस किसी भी कॉन्सेप्ट को डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर होती है तो क्या होता है कि बहुत फास्ट चीज़ें पढ़ लेता है, तो उनको वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाना। और इसमें आते हैं टैलेंटेड, कुछ बच्चे जो होते हैं टैलेंटेड होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर ना कुछ स्पेसिफिक एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस होती है कि एक तरीके का बहुत ही डेप्थ उनको नॉलेज होती है म्यूज़िक पैटर्न्स की, या कह लो कि भाई कुछ स्किल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ में आती है, तो टैलेंटेड वो कहलाते हैं। वही लोग होते हैं जो कि लता मंगेशकर जैसे हो गए, या क्रिकेट में कुछ महान हस्तियाँ हो गई, या लीडर में जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चाइल्ड्स होते हैं। क्रिएटिव जो होते हैं नेल्सन मंडेला आपने सुना होगा, तो टैलेंटेड क्रिएटिव होते हैं जो कि नोबल आइडिया लेके आते हैं, यूनिक होते हैं, डाइवर्जेंट सोच पाते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं क्रिएटिव क्या होते हैं। तो क्रिएटिव जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी थॉट्स में। ऐसा नहीं है कि वो एक भी थॉट्स में रिलाई नहीं करते, बहुत सारी थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग करने के बाद उनको एक अचूक प्लानिंग कर सकते हैं, वो एक अपना यूनिक आइडिया उसमें से निकाल कर अपना तरीके का एक रिस्क टेकिंग होती है। आप बहुत सारी दिशाओं में सोचते हो, डाइवर्जेंटली सोचते हो, इमेजिनेशन करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएशन, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं समाज को एक नई इन्वेंशन देते हैं, जैसे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, या मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आविष्कारित हैं, कुछ टेक्नोलॉजी लाई गई हैं
ठीक है। कंप्यूटर के आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। तो ये क्रिएटिव थे, इनको आइडिया मिला, तो जाके मिला नहीं, इन्होंने सोचा, बहुत सारी रिसर्चेस करी, तब जाके इनको क्रिएटिवनेस का खिताब मिलता है। और सोशल डिसएडवांटेज चाइल्ड जो होते हैं वो काफ़ी इनक्यूरियस होते हैं, मतलब बिल्कुल ही उनको इंटरेस्ट नहीं होता है लाइफ के प्रति, और इंटरेस्ट नहीं होता है कोई भी चीज़ को सीखने में, इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत लेस होती है क्लासरूम में। तो एक्चुअली वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होते हैं, उनको कोई चीज़ नहीं मिली होती है, तो उसकी वजह से वो डिसएडवांटेज हो जाते हैं सोशली, मतलब कि एक तरीके का समाज का एक तबका उनको ऐसे नीचे गिरा देता है, चाहे वो ओबीसी, एसटीज, एससीज, विमेन, या फिर कह लो कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं, या फिर तुम्हारे कपड़ों को देखकर, रिलीजन, कास्ट, कलर के, क्रीड के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडाइजेस या स्टीरियोटाइप्स कह लो कि एक तरीके का उनको डिसएडवांटेज ग्रुप में लेके आते हैं। और दूसरा होता है इकोनॉमिकली, कि इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने पैसे वाले नहीं हैं, या फार्मर के बेटे हैं, या बिल्कुल पॉवर्टी में आते हैं, बिल्कुल स्लम एरियाज़ में रहते हैं, या फिर मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, या उनको बेनिफिट नहीं मिल पाए हैं। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड चाइल्ड भी कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही इनक्यूरियस होते हैं, उनको अगर बार बार बोला जाएगा, पुश किया जाएगा, तो शायद वो आगे निकल सकते हैं, बट वो बच्चे ऐसे चुप ही रहते हैं। तो इनको भी उठाने की ज़रूरत है। एजुकेशनल डिप्राइव्ड, कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, बाई चांस उनको किसी ने डाल दिया फर्स्ट जनरेशन लर्नर, मतलब एक तरीके का पहली बार वो बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो अपने आप में फील गुड कर रहा है, तभी भी वो इनसिक्योर कहीं ना कहीं रह जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन में पहली बार पढ़ रहा है, उसको उत्साह भी है, और साथ ही साथ ये सब देख रहा है, इतने सारे लोगों को बीच में देख रहा है। तो इस ऐसे ग्रुप को कैसे रिमेडल टीचिंग दे के, या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस, स्पेशल असिस्टेंस टीचर की दे सकते हैं, सो दैट कि वो और इम्प्रूव हो पाएँ और अपने आप को 100% किसी मेन स्ट्रीम में इंक्लूजन दे पाएँ। 11th होता है डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। जो डेलिक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं बेसिकली जो बच्चे अंडर 18 होते हैं, मतलब कि एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स, जब एडोलसेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें भी जानते हैं कि भाई डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस, डेलिक्वेंसी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पीयर प्रेशर्स होते हैं, या फिर उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाते हैं बचपन में, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे सोशल एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई वो क्राइम कर देते हैं। जैसे कि आपने निर्भया रेप केस सुना होगा, जिसमें अंडर 18 थे वो सभी, फिर जाके जब वो मतलब आफ्टर 18 उनको ये सज़ा मिल पाई। तो डेलिक्वेंट होता है कि जो आफ्टर मतलब अंडर 18 जो होते हैं वो उनको ऐसे जेल्स में भेजा जाता है, सो दैट कि वो सुधरें, और कहीं ना कहीं ये सारे ये एक डिसेबिलिटी कह सकते हैं, साथ ही साथ हाइयर क्वालिटी के गिफ्टेडनेस होते हैं, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो गाइज स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।